नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में हलचल तेज है। क्यों है? बड़ी महत्वपूर्ण है कि 240 सांसदों में बगावत हो गया और आरएसएस के कंट्रोल में सरकार, इस तरह की बात कही जा रही है, जो एक चिंता का भी विषय है और बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि जो 12 सालों से हमारे देश के मोदी जी ने अपना कंट्रोल जमाया था, वह कंट्रोल अब उनके हाथ से निकल गया। विदेश दौरे से आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हाल हो जाएगा या विदेशों में जो हाल हुआ, बहुत चिंताजनक था। अब परिस्थितियां और हालात बदल गए हैं। कहाँ 362 सांसदों का सपना देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस सत्ता की भूख ने क्या से क्या कर दिया उन्हें। जो इतिहास बनाने आए थे वह स्वयं एक इतिहास बन करके रह गए और अब सत्ता गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीएमओ में जो हलचल तेज है वो 2-3 कारणों से है और लगातार यह राम मंदिर के बाद से लगातार यह हलचलें चल रही हैं। इसका कारण यह है कि एक तो 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से कंट्रोल मोदी का खत्म, और जो मोदी और शाह का जो डर था वह डर खत्म हो गया। पहली चीज नंबर 1 जो इनके लिए बहुत घातक है, उनका डर ही उन सांसदों का जो डर था वही मोदी और शाह की ताकत थी, और वह डर खत्म हुआ तो ताकत खत्म हो गई। पहला चीज। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मोदी सत्ता में आए तो वह आरएसएस के वजह से आए। आरएसएस ने उन्हें प्रधानमंत्री का माफ कीजिएगा, आरएसएस ने उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके। अब मोदी आकर के उसे यह साबित नहीं कर सके कि आडवाणी से मैं ज्यादा अच्छा हूं, बल्कि क्रूरता इनके अंदर भर गई और दुश्मन के जैसा विपक्ष को ट्रीट करने लगे, जो विपक्ष को तोड़ना भी शुरू किए और इस देश के लोकतंत्र पर कब्जा करना। लोकतंत्र पर कब्जे का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में रखना, अपने इशारे पर नचाना, चुनाव आयोग पर कब्जा कर लेना, अपने इशारे से चलाना, न्यायपालिका पर कब्जा कर लेना, अपने इशारे पे चलाना। यह लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र को कब्जे में कर लिया। अब विपक्ष एक जो ताकत था, जो सवाल पूछ सकता था, प्रश्न उठाता था, वह सरकार को मंजूर नहीं था। विपक्ष के सवाल कांटे की तरह चुभ रहे थे, क्योंकि वह जेन्युइन थे, अपने क्षेत्रों का मुद्दा उठाते थे। वह सरकार नहीं करती थी, धोखा दे रही थी। ऐसे में जब चुनाव आयोग कब्जे में आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता इसका। अब जब जनता खिलाफ हो गई और संयुक्त राष्ट्र में चर्चे चुनाव के होने लगे कि यह असंवैधानिक सरकार से, असंवैधानिक तरीके से आई हुई सरकार मोदी की है, तो फिर इन मुद्दों को दबाने का प्रयास हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 60 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए, अन्यथा हम इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। उसे हमारे देश की मीडिया ने छिपा दिया और सरकार ने जवाब नहीं दिया तो उन लोगों ने पब्लिश कर दिया पूरे विश्व में। अब यह हो गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है और भारत के लोकतंत्र पर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का कब्जा हो गया है। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी हुआ था और सरकार को भी हुआ था। चुनाव आयोग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के तथ्य गलत हैं और हमारे एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मान्यता देने वाला? क्या संविधान में यह है कि स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन करा करके और किसी का नाम काट दो, तुम्हारी गलती की कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़े, एक खास समुदाय को आप
इस देश की नागरिकता से वंचित कर दो। वोटर लिस्ट से नाम काट करके यह सरकार एक षड्यंत्र की तरह अपनी नाकामियों को छिपा रही है। और हकीकत तो यह है, जो इस देश की नागरिकता पूछ रहे हैं दूसरों से, वह खुद नागरिक हैं क्या, इस बात पर प्रमाण नहीं देते। यह दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही है तो इस सरकार नागरिकता दे, सबको नागरिकता का प्रमाण पत्र बना करके दे। यह वोटर कार्ड भी इस देश की नागरिकता नहीं है, को प्रमाणित नहीं करता है। जब यह बात है तो इतना तामझाम क्यों? इसका मतलब आप दर्शक समझ रहे हैं? समझिए इसे जरूर। यह सरकार 100 करोड़ लोगों को दौड़ा रही है कि वह दौड़ दौड़ करके अपने में तबाह रहे, कभी नागरिकता साबित करने में, कभी बच्चे के भविष्य को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, कभी नोटबंदी को लेकर, कभी भुखमरी को लेकर, कभी कुछ को लेकर, कभी 5 किलो राशन के नाम पर। आप परेशान रहिए, और जब आप परेशान रहिएगा तो आपका ध्यान सरकार के उन कुकर्मों की तरफ नहीं जाएगा जो सरकार सत्ता में बैठ करके कर रही है। असलियत यह है, इस सरकार की असलियत चंद लाइनों की यही है। अब कहीं ना कहीं जब नाम कट रहे हैं तो, और उनके बच्चों के अब नाम कटने लगे हैं, तो फिर नींद टूटी है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग हो गए हैं। आप दर्शक सोचिए कि जिन तकरीबन 6 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं अभी तक, बाकी अभी कितने करोड़ कटेंगे वो बात की बात है। यह 6 करोड़ लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? तो सरकार बताए कि इस देश के नागरिक नहीं है, पहला चीज। दूसरा, अगर नहीं है तो वह कहां से आए हैं, कौन है वह? इस देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी आज तक? इस बात का जवाब इसके पास नहीं है। हकीकत यह है कि इस सत्ता में बैठे हुए लोग इतने नाकाम हैं, इतने कमजोर हैं कि चोर जब भागता है ना, तो चोर चोर करके भागता है बचने के लिए। वही इस सरकार का हाल है। अब ऐसे में 2-3 चीजें हैं। अब 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, अब वह बगावत कर दिए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। आने वाले दिनों के लिए भविष्य उनका खत्म हो रहा है। मोदी यह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता से यह गए उस दिन मोदी को जेल जाना पड़ेगा, तो अपनी सत्ता में बरकरार रखने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जब 240 सांसदों में टकराव हो गया, बगावत हो गया है मोदी का, आधा से ज्यादा लोग इनके साथ नहीं हैं, तो फिर संकटें बढ़ गई। अब हलचल है, तेज है, बैठकों का दौर चल रहा है बराबर पीएमओ के अंदर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है अब। तो जो 362 सांसदों का सपना देख करके यह पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाना चाहते, तो वह अब नहीं आ रहा है। सरकार ने कदम पीछे खींच लिया है, क्योंकि 362 नहीं हो पाए, और यह नहीं हुआ तो अब 29 में हार का डर सता रहा है। अब पीएमओ में अचानक बेचैनी इसलिए भी है कि मोदी के हाथ से जो पार्टी का कंट्रोल है ना, वह कंट्रोल पूरी तरह से निकल गया है। आरएसएस कब्जे में है। तो आरएसएस, मोहन भागवत आकर के तो कब्जा करके नहीं बैठे, लेकिन उनके लोग जो हैं, जैसे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, बाकी और भी बहुत से लोग हैं। इसी का नतीजा है कि अमित शाह के सबसे नजदीकी कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया दतिया मध्य प्रदेश में, और इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सबसे खास बंटी का टिकट बिहार से कट गया। नामांकन करने के बाद उनको पर्चा वापस लेना पड़ा। आरएसएस राम मंदिर पर कब्जा कर लिया है और डकैती डाल लिया, लेकिन उसका नाम नहीं, चंपत राय को हटा नहीं पा रहे हैं राम मंदिर में अभी बने हुए इस्तीफा देने के बावजूद।
तो आरएसएस ने सरकार पर कंट्रोल कर लिया है। मोदी खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं तो उनकी कुर्सी जाएगी। लेकिन वैसे भी आरएसएस ने मोदी की कमजोरी पकड़ ली है और राहुल गांधी ने नस दबा दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है। अब इस सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करे और क्या ना करे। इन सब परिस्थितियों में मुश्किलें मोदी की लगातार बढ़ रही हैं और देखना यह होगा कि आखिरकार इस सरकार का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अब विपक्ष अगर चाहे तो उसकी एकजुटता इस सरकार की कमजोरी बन सकती है और उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग इनके साथ है, वह किसी की नहीं सुन रहा है। तो चुनाव आयोग का हिसाब किताब देश की जनता कर देगी, क्योंकि सी वोटर के सर्वे के अनुसार 86.8% जनता इनके खिलाफ है और संयुक्त राष्ट्र तक बात पहुंच गई है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का हिसाब इस देश की जनता कर देगी और विपक्ष इस सरकार का हिसाब कर देगी। अब आरएसएस भी इनके साथ नहीं है, वह भी चाहता है यह चले जाए, वही ठीक है, वरना आरएसएस का भी अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। वैसे भी आरएसएस को नोटिस जारी हो चुके हैं। अब इन सभी के बीच में प्रयास यह हुआ था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के 4 सांसदों को तोड़ने का, शरद पवार के 8 सांसद, अरविंद केजरीवाल के 3 लोकसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के 3 सांसद, इनको तोड़ने की बात हुई थी। लेकिन बच गए, टूट नहीं पाए अभी और इन्हें कदम पीछे हटना पड़ा। नहीं तो एक तरह से कांग्रेस को छोड़ करके विपक्ष ही खत्म हो जाता। या तो वह कंप्रोमाइज हो जाते पैसे लेकर के, या तो टूट जाते। इन परिस्थितियों में एक बार राहत तो मिली, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अब एक ऐसी वो आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के से हाथ मिला रहे हैं और पिछले दिनों यह चीज देखी गई और कांग्रेस के साथ थे। डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी जो सीएम है, कांग्रेस के तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटका के डीके शिव कुमार और विजय थलापति तमिलनाडु के, तीनों से मुलाकात उनकी हुई थी। और इस मुलाकात के अंदर चंद्रबाबू नायडू की बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद मुस्लिमों का आरक्षण का बिल पास किया उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के अंदर। यानी कि मोदी के खिलाफ साउथ एकजुट हो गया है और साउथ में कांग्रेस का वर्चस्व। तो आने वाले दिनों में कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की हिस्ट्री, इतिहास लिखा जा रहा है, जो आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब इन सब समस्याओं के बीच नरेंद्र मोदी का कुर्सी पर रहना कितने दिन संभव होगा, और जब भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसद में 136 सांसद इनके साथ नहीं हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां आने वाले वक्त में बहुत बड़ी होने वाली है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। इन सभी के बीच आने वाला वक्त इस देश के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, आम जनता के लिए भी। लेकिन एक बात आप दर्शकों को मैं आखिरी में यह कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। लगातार 19वें दिन वह बैठे हुए हैं और उनके वजन 8.5 किलो घट गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं और सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वहां और भी बच्चे बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक इस देश का एक धरोहर है और उन्होंने पहाड़ी इलाकों में हमारे देश की सेना के लिए बहुत से अनोखे आविष्कार किए हैं, जिससे हमारे सेना को रहने में राहत मिली है और विश्व के में माने जाते हैं। तो हमारे देश का एक धरोहर है। ऐसे 3 इडियट फिल्म इन्हीं के नाम पर बनी, जो आमिर खान ने रोल निभाया था, इन्हीं का किरदार था वह। वैसे लोग भूख हड़ताल पर इस सरकार के खिलाफ बैठे हैं कि भाई शिक्षा में आप लोगों को पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन यह सरकार तो लोगों को शिक्षा देना ही नहीं चाहती। इस बीच संकट गहरा गया है और राम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं और वह तो डिलीट कर दिए गए हैं। तो फैसला कैसे होगा? सीजीआई के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते
क्योंकि वह भी उनकी भी टिप्पणियाँ कुछ और होती हैं और फैसले सरकार के पक्ष में होते हैं, क्योंकि बैडमिंटन भी सरकार के साथ खेलते हैं और फुटबॉल खेलने भी ब्रिटेन सरकार के साथ जाते हैं। तो इस बीच देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी का जब कंट्रोल पार्टी के हाथ से चला गया है, पार्टी में लोग डरना छोड़ दिए हैं इनसे, तो और कितने दिन प्रधानमंत्री रह सकते हैं। यह एक चुनौती इनके लिए है। सभी चीज़ों को लेकर के अचानक एक बेचैनी सी माहौल पीएमओ के अंदर भी है, उन अफसरों के अंदर भी है कि आखिर सरकार बचेगी या जाएगी, इस बात की अभी गारंटी कोई नहीं दे सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। आप दर्शकों से यह कहना चाहूँगा कि इस वक्त स्टूडियो में नहीं, हम लोग बाहर कहीं आए हुए थे, या बाहर से प्रोग्राम अचानक में करना पड़ा। अब दर्शकों के लिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन खबरें आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप दर्शकों की जो राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और एक बात आप दर्शकों को कि 3:30 बजे के कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आज का डिबेट बहुत कुछ उन बातों से पर्दा उठने वाला है उस डिबेट में, जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं 3:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।